शरद पवार नाम की जो चुनौती है, जिनको सब कहते हैं कि महाराष्ट्र की या देश की पॉलिटिक्स का उन्हें यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उस नाम की कितनी बड़ी चुनौती अभी भी आपको लगती है? लेकिन हम कोशिश तो करेंगे और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइकिंग रेट सबसे ज़्यादा रहेगा। अजित दादा ने बार बार कहा कि परिवार में पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो गलती कर दी, अब वो गलती नहीं दोहराई जाती विधानसभा में तो बेहतर होता। विश्वास रखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो सिद्धांत के आधार पर लिया है, वो निर्णय लेकर ही हम एनडीए में शामिल हो गए और आखिरी तक हम एनडीए में रहेंगे। नवाब मलिक आपके एबी फॉर्म लिए हुए आपके अधिकृत उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ पर विरोध जताया जाता है। आष्टी में भी वही हालात नज़र आते हैं, तो ये जो है कि आप हिस्सा भी हैं और विरोध भी है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी में ऐसे दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट नहीं खड़े रहे। मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ चर्चा, कुछ तय हो सका है? चुनाव में हम बहुमत हासिल करेंगे, उसके बाद हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से शुरू है, लेकिन इस बीच कई दावे प्रतिदावे भी हैं, क्योंकि कई जगह पर बागी उम्मीदवार अभी भी मैदान में है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का एक चुनौती, एक आह्वान बना हुआ है। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष और महायुति के नेता सुनील तटकरे हैं। सर, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, चुनावी माहौल शुरू है, लेकिन इस सवाल पे आने से पहले एक वो सवाल, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस जब अलग होती है और वो एक ऐसा माहौल था जिस समय संगठन को आगे ले जाना था, संगठन में कई लोग नए आने थे, वो जो चुनौती थी उस समय की, बतौर प्रदेशाध्यक्ष आपने वो स्वीकारी। आपके पास पहले भी अनुभव राष्ट्रवादी का था, लेकिन जब टूट कर आप अलग गए हैं तो उस चुनौती को आपने कैसे स्वीकारा, संगठन को आप कैसे आगे लेके गए? क्योंकि वही एक समय था जब आपको चुनाव में भी जाना था, फिर लोकसभा हो या फिर अभी शुरू रहा विधानसभा हो। चुनौती तो बहुत कड़ी वहाँ पे थी, क्योंकि आखिर में जब हमने निर्णय फैसला किया था, लोकशाही लोकतंत्र के मूल्य के आधार पर हमने निर्णय किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे अजीत दादा हो, प्रफुल्ल भाई हो, छगन भुजबल जी हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, हसन मुश्रीफ जी हो, धनंजय मुंडे जी हो, और 43 विधायकों ने एक साथ मिलकर ये निर्णय हमने किया। स्वर्गीय चौहान साहब ने हमको एक दिशा दी थी कि जब बहुजन समाज का हित तुमको करना है तो सत्ता में जाना अपरिहार्य है। राज्य सरकार में शामिल होने के बाद जिस विचारधारा के आधारित हमने सब ने अपनी राजनीति शुरू की, आज भी वही राजनीति लेकर हम आगे चलते हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर की सामाजिक समता लेकर ही हम उसी सिद्धांतों पर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी सिद्धांतों पर हम काम करेंगे। एक बात सही है कि जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं तब बहुत कड़ी चुनौती थी, कम समय था, लोकसभा चुनाव भी आने वाला ही था। तब महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर संगठन मजबूत करने के लिए जो कुछ प्रयास करने का वक्त मुझे मिला, तब मैंने पूरी कोशिश की। मैं खुद ही लोकसभा के उम्मीदवार मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा रह गया, तो इसके लिए ज़्यादा समय मैं दे नहीं पाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पूरे लगातार 4 महीना मैं पूरे इस संगठन मजबूत करने के लिए मैं प्रयास करते आया हूँ। देखिए, एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव के बाद, उस रिजल्ट के बाद कई ऐसे अफवाहें फैली गई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई एमएलए टूट जाएंगे। आपको भी मालूम है कि जब विधान परिषद का चुनाव आ गया तो ख़ास तौर पर हमारे सामने वाले लोगों ने हर दिन एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार, चाहे वो गर्जे हो नहीं तो वेटेकर हो, वो चुनाव हार जाएंगे। हम तो इंटैक्ट रहे, लेकिन महाविकास आघाड़ी में भी एक साथ मिलकर वो नहीं लड़ पाए और सामने ताकत जयंत पाटिल, अलीबाग के शेकापो के विधायक को उनको भी दी। उद्धव जी ने उनका कैंडिडेट अलग किया, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दोनों ही उम्मीदवार फर्स्ट फेरी में ही, फर्स्ट राउंड में चुन के आए। इसके लिए जो कुछ नैरेटिव सेट करना था कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट हो जाएगी, वो तो नहीं होगी। संगठन मजबूत हो गया। आज भी आप देख सकते हैं कि इस चुनाव में
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार चुने गए हैं उसमें भी हमने सोशल इंजीनियरिंग की है। हमने शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया है, शेड्यूल ट्राइब को भी दिया है, माइनॉरिटी को भी दिया है, ओबीसी को भी दिया है, महिलाओं को भी सम्मान रखने की कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने की है। इतनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग एमयूए के कौन सी भी पार्टी ने बिल्कुल नहीं की है। और हमने जिस विचारधारा पर हम लड़ रहे हैं ऐसा हम तय किया था, इसीलिए आज माइनॉरिटी के 5 या 6 कैंडिडेट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने सारे माइनॉरिटी के वोट लिए फेक नारेटिव के आधारित लोकसभा चुनाव में, उन्होंने उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। ना कांग्रेस ने दिया है, ना शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की शिवसेना ने भी दिया है। जब पार्टी संगठन अलग हो गया, खासकर शरद पवार उस वक्त मैदान में उतर गए। उन्होंने पहली सभा जो की वो नासिक में की। उन्होंने वहाँ पे चुनौती भी दी कि यहाँ पे मैंने उस वक्त जो कैंडिडेट दिया था, यानी कि छगन भुजबल का नाम ले रहे थे, मैंने वो गलती की, लेकिन अब उसे सुधारने का वक्त आया। वो लगातार मतलब जिस उम्र में वो पूरा दौरा उन्होंने किया, उसकी उम्र को लेकर काफ़ी बातचीत होती रही। बतौर अध्यक्ष जब आपके पास ये जिम्मेदारी आई तो कहीं ना कहीं आपके पास एक चुनौती शरद पवार जैसे एक ऐसे कद्दावर नेता की थी जो महाराष्ट्र को बहुत करीब से जानते हैं। उनकी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है, उनका अनुभव बहुत बड़ा है। वो संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए निकल पड़े थे, नए लोगों को जोड़ने के लिए निकल पड़े थे। और खासकर वो लोग भी जो आपके साथ चले गए, वो भी दोबारा कैसे आ सकते हैं, इसकी भी एक रणनीति तय हो रही थी। आप बतौर अध्यक्ष इन सारी चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर रहे थे, या अभी भी मैं कहूँ कि वो जारी है वो प्रक्रिया? 5 डिकेड पवार साहब का अनुभव महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा है। एक ही आज महाराष्ट्र के नेता की जिनकी जानकारी महाराष्ट्र के 288 कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बहुत, यानी बूथ लेवल तक उनके पास जानकारी रहती है। तो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन अजीत दादा के नेतृत्व में हम विकास के काम कर, जो कुछ हमने विकास किया है, लड़की बहन जैसी योजना लाकर महिलाओं के माध्यम से उनको जो कुछ अच्छे तरह से मदद करने की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महायुति की सरकार के माध्यम से जो कुछ प्रयास किया है, किसानों के लिए जो निर्णय ले गए, जो निर्णय इसके पहले कभी लिए गए नहीं थे, वो निर्णय लेने के लिए भी अजीत दादा ने वहाँ पे कदम उठाए। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस, पूरे कैबिनेट का साथ उनको वहाँ पे मिल गया। आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी के लिए भी कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी को बोलते हैं कि माइनॉरिटी के वोट पर ही कांग्रेस ने राजनीति चलाई आज तक। लेकिन आप देख सकते हैं कि विधान परिषद में जब मौका आ गया तो कांग्रेस ने माइनॉरिटी को संधि नहीं दिया। एक, जब कांग्रेस की हुकूमत इस राज्य में थी तब जो कुछ निर्णय लेने का उनको अवसर था, मौका था, उन्होंने वो निभाया नहीं। खाली माइनॉरिटी के हम ही एक ही बल्कि तारणहार है ऐसे बोलने की उन्होंने कोशिश की। इसी गवर्नमेंट ने, जिस गवर्नमेंट के बारे में कई फेक नैरेटिव सेट की जाती है, आज मैं दावे के साथ यहाँ बता सकता हूँ कि आज अल्पसंख्यक समाज के लिए अजीत दादा ने इस गवर्नमेंट के माध्यम से, चाहे वो मौलाना अब्दुल कलाम आर्थिक विकास महामंडल, उसकी तो राशि बढ़ गई। ये मंडल स्थापित होने के बाद 15 साल कांग्रेस की हुकूमत महाराष्ट्र में थी, कभी गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी उसको दी गई नहीं। सर आप लोग भी उस वक्त हिस्सा तो थे ना, लेकिन कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थे, वो आप लोग की सुनते नहीं। कांग्रेस की माइनॉरिटी के मिनिस्टर उस टाइम रहते थे। मेरा कहने का मतलब क्या, एक तो स्ट्रांग विल रहती थी। देखो, जब अच्छा हो गया तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने किया, और जो नहीं किया तो हमने नाक बोले। ऐसा हमने कभी राजनीति नहीं की है। हमने तो साफ राजनीति लेकर, कुछ नियत साफ कर हमने राजनीति वहाँ पे की है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसी गवर्नमेंट में शिंदे साहब की उसमें सहमति मिल गई, देवेंद्र जी ने सहमति दी। इसके लिए आज माइनॉरिटी के लिए भी बहुत सारे फंड्स वहाँ पे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की है। हमारे सामने चुनौतियाँ हम ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जो कुछ माहौल था लोकसभा चुनाव के, तब आज नहीं वो बिल्कुल रह गया है। माहौल तो बदल गया है और फिर दोबारा
महायुति यानी एनडीए महाराष्ट्र के सत्ते पर आ जाएगी। मेरा सवाल ये भी था कि शरद पवार नाम की जो चुनौती है, जिनको सब कहते हैं कि महाराष्ट्र की या देश की पॉलिटिक्स का उन्हें यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उस नाम की कितनी बड़ी चुनौती अभी भी आपको लगती है? लेकिन हम कोशिश तो करेंगे और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइकिंग रेट सबसे ज़्यादा रहेगा। दूसरा सवाल ये भी कि जब आप एनडीए का हिस्सा बने, ऐसे में एनडीए और खासकर बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी का पूरी राजनीति, वो हिंदुत्व पे आधारित है। आप हमेशा से एक बात कहते हैं कि हम फुले शाहू आम्बेडकर, और कल भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए हमारी कोशिश रही है, हम उसको आगे लेके चलेंगे। क्या ये टकराव की स्थिति आप नहीं समझते? बिल्कुल नहीं टकराव की स्थिति। जब अलायंस की गवर्नमेंट होती है तब अलायंस की गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स रहते हैं उनकी विचारधारा वो रख सकते हैं, और हमने जो विचारधारा रखकर काम करने का शुरू किया है और आने वाले दिनों में उसी विचारधारा का लेकर हम आगे चलने वाले हैं। बीजेपी ने इसके बारे में कभी हरकत नहीं लेनी है। देखिए, आज एनडीए में चंद्रबाबू नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, हम भी हैं। हम सब एनडीए के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर जो कुछ निर्णय देश में ले जाएंगे उसके साथ हम बिल्कुल वहाँ पे हैं। लेकिन हम सब लोगों ने हमारी राजनीति, हमारी विचारधारा साथ में लेकर ही हम चल रहे हैं। मतलब कहीं से भी आप देखिए, जब यूपी का गवर्नमेंट था तो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी उनके साथ थे। पूरी कम्युनिस्ट का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हो गया राजनीति में, वो भी उनके साथ थे। ममता दीदी कई बार एनडीए के गवर्नमेंट की शामिल थी, यूपी की भी आधार वो बन गई। तो राजनीति में ऐसे बदलाव हो जाते हैं। जब अलायंस की गवर्नमेंट बनती है कहीं भी, एनडीए की हो, और एक 10 साल यूपी की गवर्नमेंट थी। महाराष्ट्र में देखो, आपने देखा है किस विचारधारा के आधार पर 2019 में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हो गया। कौन सी विचारधारा के आगे हम शिवसेना के नेतृत्व में हमने काम, वहाँ पे मंत्रिमंडल में हम शामिल हो गए। क्या उसमें लॉजिक था? वो तो क्या लॉजिक था, आप बताइए ना, क्या लॉजिक था? हमारे हाईकमांड ने उस बार निर्णय लिया कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाए। उसमें क्या आइडियोलॉजी थी, बताइए ना। अभी तो उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक को साथ लेने की बात, वो अलग है, वो अलग है। मैं बोल रहा हूँ, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जो सवाल आपने मुझे पूछा, उद्धव जी का भी बयान साफ साफ बताया कि हम भी हिंदुत्ववादी हैं, वो भी बोल रहे हैं। सावरकर से वो भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। तो वहाँ वो कैसा साथ में मिलजुल कर काम कर सकते हैं? आप लोगों ने उस वक्त विरोध किया था इस बात का कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, शिवसेना की अलग है। किधर? नहीं, जब पार्टी ने निर्णय लिया हम शामिल हो गए। वो तो अभी थोड़ी है। 2017 में, 2016 में हम भाजपा के साथ जाने वाले थे। 2014 के विधानसभा चुनाव के निकाल आने से ही पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। तो उस टाइम क्या लॉजिक था, क्या आइडियोलॉजी थी? कौन से आइडियोलॉजी के आधार पर हमने वहाँ पे उनको समर्थन दिया था बिना मांग के? तो राजनीति में चलता है ना, वो हमने क्या वो गलत किया और जो शुरू से हो गया वो सही था। इसमें कोई ये नहीं, ये तो सही आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन पवार साहब ने उस वक्त जो उनका स्टेटमेंट आया कि मेरी वो गुगली थी, जो सुबह का शपथ विधि हुआ, शपथ, उसको उन्होंने उस तरीके से बयान किया हमेशा। देखो, साहब के गुगली पर या चाइनामन पर हम कोई नहीं बोलना चाहते। हम खाली पीछ पर कैसे रह सकते हैं, हम तो खुश बिल्कुल टिके रहेंगे, सेंचुरी भी करेंगे, फिक्र मत करो। इसके अलावा अजीत दादा बारामती से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव था, एक बड़ा पार्टी के लिए सेटबैक था। आप लोगों ने काफ़ी पूरी ताकत लगा दी थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो नतीजे नहीं मिल पाए। आखिर सबने यही कहा कि करिश्मा या शरद पवार का ही चला, बारामती आखिर शरद पवार के नाम से जानी गई था। लोकसभा के चुनाव में करिश्मा पवार साहब का चल गया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में अजीत दादा का ही करिश्मा वहाँ पे आ जाएगा और भारी वोटों से अजीत दादा वहाँ से जीत हासिल करेंगे। बार बार ये कहीं लगता है आपको, आप संगठन चला रहे हैं, तो जिस तरह से अजीत दादा ने बार बार कहा कि परिवार में पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो गलती कर दी, अब वो गलती नहीं दोहराई जाती विधानसभा में तो बेहतर होता,
तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं संगठन चलाते वक्त इसमें आपको किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है? क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक परिवार है। महाराष्ट्र के जो कुछ परिवार है उसमें पवार परिवार एक ताकत है। उस परिवार के अंदरूनी कौन से भी बात पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उसका एक हिस्सा हम आज कल देख रहे हैं कि जिस तरीके से सदाभाऊ खोत, जो आपका ही हिस्सा है मायावती का, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए हैं उसको लेकर अजीत दादा ने भी बहुत साफ साफ कहा कि शरद पवार के खिलाफ अब किसी तरह की बयानबाजी इतने हल्के दर्जे की हम सहन नहीं करेंगे, राष्ट्रवादी सहन नहीं करेगा। बिल्कुल सही, सही दादा ने सही कहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो हमारी वो भूमिका है कि पवार साहब के ऊपर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी न करे। क्या आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के मन में, दिल में जो श्रद्धा स्थान है आप, क्योंकि आपने जो पॉलिटिक्स शुरू करी है वो वहीं से आती है, तो वहीं स्थान बना हुआ है, किसी के भी बारे में आप सुनना पसंद नहीं करेंगे? अगर वो तो स्थान रहेगा ही ना, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने 5 डिकेड ये महाराष्ट्र में काम किया है, राजनीति में काम किया है, एक अलग सा उन्होंने अपना एक व्यक्तिमत्व बनाया है। लेकिन हमने जो निर्णय लिया है वो निर्णय के आधार पर हम आगे चलने वाले हैं। हमारा निर्णय एनडीए में शामिल होने का है, वो एनडीए में शामिल होकर ही हमारी राजनीति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आगे चलेगी। राजनीतिक गलियारों में कभी कभी ये भी चर्चा शुरू हो जाती है कि चुनाव के नतीजों के बाद कौन किसके साथ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, शायद ये हो जाए कि दोनों राष्ट्रवादी फिर से एक हो जाए। तो ये जो संभावनाओं की जो चर्चा शुरू होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? संभावना इसमें एक ही में बात करना चाहता हूँ। अजीत दादा के नेतृत्व पर विश्वास रखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो सिद्धांत के आधार पर लिया है, वो निर्णय लेकर ही हम एनडीए में शामिल हो गए और आखिरी तक हम एनडीए में रहेंगे। हमने जो भूमिका ली है उसमें जिनको आना है वो आ सकते हैं, वेलकम है। पवार साहब आना चाहते हैं? मैं साहब का कैसा बोल सकता हूँ? साहब तो देखो, आप गलत मत उसको क्लब कीजिए। मैंने साफ साफ शुरू से ही बताया है, पवार साहब हम उनको मानते हैं, लेकिन हमारी राजनीति अभी अलग है। उस राजनीति के आधार पर विधानसभा चुनाव में हम महायुति के माध्यम से आगे जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल ये विश्वास यहाँ पे दिलाना देता हूँ। मैं भी पूरा महाराष्ट्र 2-3 महीने के अंदर मैंने विदर्भ में गया था, पश्चिम महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा के कई इलाकों में, कोकण में, मुंबई शहर में हमने अजीत दादा के साथ मैंने दौरा किया था। अभी माहौल बदल गया है। लोगों के मन में अजीत दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा सा माहौल हो गया है। जितनी योजनाएं आपने रखी हैं, कल आपका घोषणा पत्र भी आया, उस घोषणा पत्र को लेकर, और खासकर अभी हम कहें कि ठीक उसी दिन यानी कल ही महाविकास आघाड़ी का भी घोषणा पत्र आया, जो 5 सूत्र कार्यक्रम रखा है कांग्रेस ने, लगता है वो उतना ही कारगर है, वो इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्योंकि महिलाओं को बस में मुफ्त में बस सेवा देना हो, या फिर महालक्ष्मी योजना जो है वो धनराशि भी बढ़ाते हैं। आप अगर 2100 कर रहे हैं तो 3000 कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की इकोनॉमिक के बारे में तो आपने बहुत कल दृढ़ तरीके से कहा था कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो क्या ये लगता है संभव हो सकेगा? अगर देखिए, यही कांग्रेस थी, यही एमयू आघाड़ी के नेता थे जिन्होंने जब हमने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना अनाउंस की तब विरोध किया था। कोर्ट में भी कई लोगों ने उन्होंने भेजा था। मैं आज यहाँ पे आरोप करना चाहता हूँ उनके ऊपर, उनके माध्यम से कोर्ट में कई लोग गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनको खारिज किया। उनका विरोध था इस योजना के लिए। खास तौर पर एमयू के कुछ महिला लीडर्स हैं, उनका भी बयान देखो आप। इस योजना के बारे में जब उन्होंने टिप्पणी की, वो महिलाओं के खिलाफ थी। वो बोल रहे थे कि महिलाओं को आप 1500 रुपये लेकर खरीद करते हैं क्या? ये टिप्पणी सही नहीं है। महिला लीडर को ये शोभनीय नहीं है। आप महिला है, महिला के नाते जब चुन के आते हैं। उस वक्त सर 2 बयान भी ऐसे आ गए थे जो विधायकों ने दिए थे बयान कि हम तो सिर्फ हमने खंडन किया, हमने खंडन किया। नहीं, हमने खंडन, 2 विधायक का बयान ये नहीं हो सकता है, ये महायुति का बयान है। देखो, ये लोग ही कहते थे कि इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था ये हो जाएगी।
आज जब उनको मालूम हो गया कि महाराष्ट्र में गेम चेंजर यही योजना है, हम तो दोबारा बिल्कुल वहाँ पे बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। कर्नाटक में उन्होंने जो कुछ योजना की वो अभी बंद हो गई है, क्योंकि कर्नाटक की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। मैं एक दफ़ा इस राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ 15 साल पहले। महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत क्या है मुझे मालूम है। अभी तो जीएसटी है, महाराष्ट्र का हर साल कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, 70-75 हज़ार करोड़ के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। अदर रिसोर्सेज भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। और महाराष्ट्र को नीति आयोग ने जो कुछ बैरोमीटर रखे हैं पूरे देश के हर स्टेट के लिए, जो कुछ वो कितना कर्जा ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, उसके कई गुना हम नीचे हैं। तो महाराष्ट्र प्रगति कर रहा है और करने वाला है। ये जो योजना महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने जो कुछ लाई है, इसकी सफलता हो रहा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। आप देख सकते हैं हर योजना जो हमने घोषित की उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के माध्यम से हो गई है। तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, उनके घोषणा पत्र के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसी योजना को विरोध किया था। लेकिन कल जो आपने सभी के भाषण सुने होंगे, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या महायुति सरकार पे बहुत प्रखर तरीके से टीका टिप्पणी की है, विरोध किया, जताया, उस बारे में आप क्या कहें? बयानात आपने सुने होंगे। देखिए, राजनीति में तो ऐसी बयानबाजी होती है, विचारधारा के आधार पर किन्होंने कुछ बयान दिया होगा। महायुति की जब जाहिर सभा हो जाएंगी तब हम उसका भी करारा जवाब दे देंगे। सर, अब आप कह रहे हैं महायुति का आप हिस्सा हैं, लेकिन महायुति की एक ऐसी पॉलिटिक्स जो समझ में नहीं आती कई बार कि नवाब मलिक आपके एबी फॉर्म लिए हुए आपके अधिकृत उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ पर विरोध जताया जाता है। आष्टी में भी वही हालात नज़र आते हैं। तो ये जो है कि आप हिस्सा भी हैं और विरोध भी है, ये दोनों चीज़ें एक साथ आप पैरेलल कैसे लेके चलते हैं? आप ऐसा बोल सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी में ऐसे 2-2 कैंडिडेट, 3-3 कैंडिडेट नहीं खड़े रहे? नहीं, वो ठीक है। नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रह जाएंगे। तो उन्होंने पर्चा वहाँ पे भर दिया है, प्रचार का उनका काम शुरू है। 2-4 जगह के समर्थन, देखिए कई जगह ऐसा फ्रेंडली कॉन्टेस्टिंग हो सकता है। महायुति में 2-4 जगह की ही स्थिति वैसी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कम से कम 20-25 जगह पे वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के सामने। रायगढ़ में देखो क्या बयान उस दिन था, पवार साहब और उद्धव जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली दोपहर को 2 बजे, तब अलीबाग पेड़ पनवेल का उन्होंने जाहिर किया, लेकिन कहाँ हो गया? नहीं हो गया। तो आपको लगता है जनता इस पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट कर लेगी और वो सही फैसला कर पाएगी? अगर मैं मानखुर्द की, शिवाजी नगर की बात करूं, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर इतना क्यों भर देना चाहते हो? मैंने साफ को बताया ना कि नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। देखिए ना, जब बीजेपी बहुत सामने आके बोलती है। देखिए कई जगह 1-2 जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ हमारे संगठन में, हमारे एकजुट में कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इसके अलावा आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, खासकर लाडली बहना योजना के बारे में, शुरू में भी लोगों ने कहना शुरू किया, देखिए इनमें अजीत दादा जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का नाम नहीं लगाते, वो सिर्फ ओन करने की कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है। उसको भी कई विरोधकों ने, लगता है आपको, विपक्षी दलों ने डाइवर्ट करने की कोशिश की। अभी चैप्टर क्लोज हो गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी स्वयं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में जाकर इस योजना के बारे में, अदिति जो खास तौर पर उस विभाग की मंत्री है वो भी उनके साथ में थी, हर जिले में जाकर उन्होंने एक साथ मिलकर प्रोग्राम किए। तो अभी दैट चैप्टर इज क्लोज। इसके अलावा ये कि आप जब महायुति का हिस्सा हैं, खासकर मैं उस बयान पे आ जाता हूँ आपकी रायगढ़ की पॉलिटिक्स को लेकर, क्यों है कि महेंद्र थोरवे हो या वहाँ के लोग हैं, इस तरीके से कहीं ना कहीं लगता है उनके जो बयानात हैं बहुत ही महायुति को डिस्टर्ब करने वाले कहीं ना कहीं हैं। और वो जो एक लाइन बार बार उन्होंने कही कि एनसीपी शामिल न हो, ये हमारी इच्छा थी, हमारा ऐतराज़ रहा है। ये इस समय पे जब आप चुनावी माहौल में आप जनता के सामने जा रहे हैं, कोई ऐसी शख्सियत रहते कि जिसकी दखल लेने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं उनको आई डिस्कार्ड हिम। आई एम
a leader of Mahayuti in the state as the state NCP chief of the Maharashtra. इसके नाते महाराष्ट्र की सभी जगहों पर काम करना मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं काम करते आता हूँ। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन उनका जवाब उस कॉन्स्टिट्यूंसी के और रायगढ़ की जनता वहाँ पे उनको दे देगी। आपने कभी इस बारे में मुख्यमंत्री हो या मुझे आवश्यकता नहीं लगी, क्योंकि मुझे उनको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं लगती है। सीएम का मेरे ऊपर भरोसा है, डीसीएम का मेरे ऊपर भरोसा है। हर दिन हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कई जगह कैसे महायुति की सीट चुन के आने के लिए क्या प्रयास करना है। जब हम डिस्कस करते हैं तो कोई एक आदमी कुछ बोलता है तो उसको क्यों ज़्यादा महत्व दें। महायुति में लीडरशिप को लेकर, यानी आने वाले समय में भी जब चुनावी नतीजे सामने होंगे तो मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ चर्चा, कुछ तय हो सका है? क्योंकि हमेशा एकनाथ शिंदे के जितने भी विधायक हैं वो हमेशा उनका नाम आगे करते हैं कि 2024 में के नतीजों के बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्या वही हालात हैं? देखिए, जब चुनाव लड़ जाता है और जो पार्टी गवर्नमेंट में रहती है और जो चीफ मिनिस्टर रहता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। हम तो आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, दोनों उप मुख्यमंत्री नेतृत्व में चुनाव लड़ते जा रहे हैं। चुनाव में हम बहुमत हासिल करेंगे, उसके बाद हम तीनों बैठेंगे। आज इस महायुति की हाईकमान दिल्ली में है, अमित जी शाह हैं, उनके साथ हम बैठेंगे, तय करेंगे। जो कुछ फैसला आ जाएगा हो जाएगा। देखिए, जब कांग्रेस एमयूए का गवर्नमेंट, लोकशाही आघाड़ी के गवर्नमेंट था, 99 में था, 2004 में था, 2009 में था, तभी वो दिल्ली में जाकर ही फैसला हो गया। आज कोई बोलेंगे कि हम दिल्ली में क्यों जा रहे हैं, वो क्यों दिल्ली में जा रहे हैं, क्यों उद्धव ठाकरे को जाना पड़ा दिल्ली में, और सब तो सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनको भी कभी खड़गे जी को, राहुल गांधी को मिलना होता है। अलायंस की राजनीति में वो चलता है, उसमें टिका दिल्ली जाना तो है ही सही कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो उसमें क्या गलती क्या है। लेकिन हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी करते वक्त संजय राउत जैसे बोल सकते कि इनको दिल्ली में जाना पड़ता है। अरे तुम भी दिल्ली में गए ना 3 दिन, क्यों गए? राहुल गांधी से और खड़गे जी को मिलने के लिए क्यों गए वहां? तो ये राजनीति में ये होता ही है। उसमें कुछ, जब अलायंस की राजनीति होती है तब कोई तो भी एक ऐसा पार्टी रहती है। बीजेपी तो पूरी देश की नेशनल पार्टी है। देश में आज पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व पर आज वहाँ पे सलग यानी 3 टर्म में उनको फिर भारत की जनता ने वहाँ पे उनके ऊपर विश्वास दिखाया और उनको अभी काम, उनके नेतृत्व में अभी सरकार काम कर रही है। तो होता है राजनीति। तो ये जो फिलहाल की जो पॉलिटिक्स है, मैं खासकर शिवसेना पे दोबारा एक सवाल पे आऊँगा कि कभी उन्हीं के जो स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने जो बयान अजितदादा के वक्त दिया था, उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये जो लगातार बयानात हैं, एकनाथ शिंदे के जो लोग हैं वो क्यों एनसीपी पे इस तरीके से अटैकिंग होते हैं, इस तरीके से वो बातें करते हैं? अलायंस का हिस्सा है, सभी को पता है, साथ में आ गए, ये सभी को पता है। वो अभी मैं वो बोल रहा हूँ कि अभी चुनाव का उनका स्पेस आपने कम कर दिया, इसीलिए वो देखिए, अभी मैं कोई भी इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही विश्वास के साथ आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि आज भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव के लिए अभी हम बाहर निकले। अब मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा हमको सत्ता में आने का मौका दी। फिलहाल जो माहौल है उसमें आपको क्या लगता है, कितनी सीट पे आप कह सकते हैं कि दावे से कि इतनी सीट जीत सकते हैं? जैसे वो 180 प्लस कहते हैं, या माहौल इस वक्त क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। लोकसभा का माहौल बिल्कुल नहीं रह गया है। अभी माहौल महायुति को ही फेवर में है। हम ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हम बहुमत हासिल करेंगे। फिर से संविधान का नैरेटिव जो चलाने की, कल की भी एक भाषण में कहीं ना कहीं सामने आया कि संविधान ये बदलना चाहते हैं, तो ये नैरेटिव फिर से जागृत करना चाहते हैं। आई डाउट फॉर देयर सेंस। ये विधानसभा का चुनाव है, केंद्र सरकार का यानी लोकसभा का चुनाव नहीं है। उनको भी जानकारी है, लेकिन फेक नैरेटिव कैसा बनाना उनको मालूम है। क्या महाराष्ट्र की विधानसभा से संविधान का बदलाव का बात आती है? आप बताइए मुझे। आप तो अच्छा तरह से जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए ना मुझे कि संविधान बदलने का अधिकार क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास है?
क्या लग रहा है उनको कि जैसे वो उस समय फायदा मिला, अभी विधानसभा में मिल गया, लेकिन एक बार आप लोगों को ये कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। लोगों के मद्देनजर में आ गया। आज केंद्र सरकार ने पुराना पार्लियामेंट हाउस को संविधान सदन का नाम किया है। 26 नवंबर को संविधान दिन मना के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है। अभी जब उनके नज़र में आ रहा है, उनको समझ गया है कि जो फेक नैरेटिव के आधार पर उनको भारी मत, ज़्यादा से ज़्यादा मत पूरे देश में मिल गई, महाराष्ट्र में मिल गई, अभी वो फेल हो जा रहा है, तो इसके लिए वो दोबारा बोलने की कोशिश करती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता शून्य है, उनको समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। लोकसभा का माहौल अलग था, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी वो नहीं रह गया है, पूरा बदल गया है माहौल। अभी उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर हर जिले में बनाएंगे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर अब केंद्र स्थान में है। बीजेपी मतलब इस पॉलिटिक्स में आ चुका है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है या सचमुच? पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसके लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, जबकि अभी 10-12 दिन रह गए हैं। समर्थन होगा इसके? नहीं, देखिए उनको क्यों समर्थन देंगे, हम तो खुद करेंगे, हम ही सत्ता पर आने वाले हैं। तो उद्धव ठाकरे के बयान पर समर्थन देने की आवश्यकता क्या है? हम ही हुकूमत में आने वाले हैं, तो हम करेंगे, हमने तो किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठी राजभाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए हमने प्रयास किया और भारत सरकार ने उसको मान्यता दी। ना कभी जब उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे तब उनकी तरफ से वहाँ पे मांग रखी थी, ना कभी लोकशाही आघाड़ी की सरकार की तब मांग रखी गई। हमने मांग की सबने, और भारत सरकार ने पूरी की। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गया, कल भी उसके बारे में काफ़ी कहा गया, देखिए भ्रष्टाचार उसमें भी हो गया। देखिए राजनीति में उनको जो कुछ करना है वो करने दो, हम विकास के नीतियों को साथ में लेकर हम आगे चलने वाले। और हम लोगों को ये रखना चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार की हुकूमत जिस पार्टी की है, उनके साथ में रहने वाली पार्टी को यदि इस राज्य में बहुमत मिलता है तो राज्य के विकास के लिए वो आसान होता है। जब बीजेपी के नेताओं का भी दौरे शुरू हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली जो पॉलिटिक्स है या जो बात है, लगता है ये सच है ऐसा? क्योंकि हमेशा योगी आदित्यनाथ हो या बात कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए हर पार्टी का अपना प्रचार करने का तरीका अलग अलग रहता है। मैंने बोला कि वो नेशनल लेवल के देखिए हमने जो बोला है उस आधार पर हम हमारा प्रचार करते आए हैं। हम अलायंस में हैं, उनका प्रचार करने का उनका अधिकार है, तो डोंट क्लब इट। इससे आपको कहीं आपका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं होता? मुझे विश्वास है कि माइनॉरिटी हमको समर्थन दे देंगे। उनकी प्रचार करने का उनका एक अलग सा तरीका है, उसमें वो लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए हासिल होते हैं, उनको यश प्राप्त होता है। कल की सभा में एक और चीज़ सामने आई कि वीर सावरकर का जो गाना है जयस्तुते, वो भी वहाँ पे बजाया गया जब राहुल गांधी का भाषण ठीक शुरू होने से पहले, जबकि ये सामने आया कि राहुल गांधी क्या नौबत राहुल गांधी के ऊपर आ गई कि उनको सुनना पड़ा। जिस राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में जो कुछ बयान दिए थे, जब उन्होंने पदयात्रा निकाली तभी उन्होंने मुंबई आकर क्या कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बयान दिए थे, उनको ही वो सुनने की नौबत उसके ऊपर आ गई। क्या राजनीति में अभी क्या रह गए? शिवसेना का दबाव होगा? मुझे कुछ क्या ज़्यादा टिप्पणी नहीं देखिए, लेकिन आप देखिए ना, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि मैं भी कल मेरी प्रचार सभा थी, तो जब ये शुरू था तब उनकी क्या रिएक्शन थी मुझे मालूम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंडिया टीवी से खुलकर बातचीत करने के लिए। आप चुनाव में हैं और नतीजे क्या होंगे वो जनता महाराष्ट्र की तय करेगी। इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, जिन्होंने खुलकर बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए हैं। आने वाले समय में बहुमत के साथ दोबारा महायुति की सरकार महाराष्ट्र में विराजमान होगी, ये दावा भी, ये भरोसा भी उन्होंने इस वक्त व्यक्त किया है। कैमरामैन की टीम के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।